हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इस नए सेशन में। और आज हम लोग इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। मीन्स ये चैप्टर थर्ड है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला और दूसरा जो है लेक्चर इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो धात एवं आधात ये हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसमें पहला लेक्चर भौतिक गुणधर्म के बारे में देखा गया, दूसरा लेक्चर रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम लोगों को पढ़ना है धातुओं की सक्रियता श्रेणी और भी बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, सबको पता है भाई, और पिछले क्लास में बताया भी गया। जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, अलग अलग टाइप की होती है। इनके जो गुण होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, किसी की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी के बहुत कम होती है। ठीक है, सो कुछ धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, कुछ की मध्यम, और कुछ अन्य धातुओं की क्रियाशीलता कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसमें अधिक क्रियाशीलता होगी वो सबसे ऊपर होगा, और जिसमें सबसे कम होगी क्रियाशीलता वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, और अवरोही क्रम में लिखना है, मीन्स घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम ऐसे लिखना है। सो सक्रियता श्रेणी क्या है, वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है भाई पॉइंट, इस श्रेणी में सर्वप्रथम सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु को लिखा जाता है, उसके बाद मध्यम अवक्रियाशील धातु को लिखा जाता है, अंत में सबसे कम अवक्रियाशील धातु को लिखा जाता है, जैसा कि अभी बताया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है ये धातुओं की उनकी जो है क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में। अब देखिए ये अवरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, ये जो है सबसे अधिक अवक्रिया धातु है। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्या है, अवक्रियाशील धातु है। और वही बात करेंगे गोल्ड, सोना सबसे कम अवक्रियाशील है। ओके, अवक्रियाशील धातु है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम में होता है, सबसे कम गोल्ड में होता है। ओके, पोटेशियम में सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मीन्स कह सकते हैं अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है भाई, उसके जो क्रियाशील धातु है अवक्रियाशीलता कम होती जा रही है उन धातुओं में। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो अवक्रियाशील कम होती जा रही है। वही बात करेंगे अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। ओके, सबसे ज्यादा अवक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सबसे कम अवक्रियाशील कौन सी है भाई, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अवक्रियाशील तत्व कौन सा या धातु कौन सा है, 4 ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है पोटेशियम ना दे, सोडियम ना दे, क्योंकि बहुत फेमस है। पोटेशियम सोडियम सबको पता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, बीच में कुछ ऑप्शन दे सकता है, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, सो आप लोग अगर अच्छे से याद होगा सो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। हाँ, याद करने का ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करिए, आप लोग 500 सब्सक्राइबर जिस दिन पहुंचा देंगे उस दिन देखिएगा आपको जो 60 वीडियो में ना ट्रिकों का बौछार हो जाएगा। यहाँ से मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में आपको ट्रिक बताया जाएगा कैसे याद किया जाता है। ओके, सो अभी आप लोगों के लिए यही है, ऐसे याद आप लोगों को करना है। 10th वाले बच्चे आप बिल्कुल ऐसा नोट कर लीजिए।
सबसे अधिक क्रियाशीलता किसमें होती है? पोटेशियम में। और सबसे कम किसमें होता है भाई? गोल्ड में होता है। ओके, 500 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पहुंचाइए। आप लोग भी देखिए कि ट्रिक क्या होता है, कैसे हम लोग आसानी से बिल्कुल याद करते हैं। ठीक है, वैसे अभी 10th वाले बच्चों को ये बताया जा रहा है, तो अभी आप लोगों को ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ाई करिए। ओके, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मैं ट्रिक के बारे में बता रहा था। ठीक है, एक बार फिर बताऊं, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, नॉट 10वीं बच्चों या बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ट्रिक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अभी आप लोग अच्छे से केवल अपना प्रिपरेशन करिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब ये नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये घटते क्रम में है, सबसे अधिक इसमें है, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, ऐसे ऐसे सबसे कम। ठीक है, और वही क्रम में है ये। नेक्स्ट बात करेंगे धातु एवं आधातु की अभिक्रिया। अब धातु और आधातु की अभिक्रिया कैसी होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में उत्कृष्ट गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, धातु और आधातु को जब ये रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखते हैं। अभी देखिए कैसे आगे देख, 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करती है। आपको पता ही है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो क्या उसके अष्टक पूरे माने जाएंगे। ओके, उसके कोष क्या हो जाएंगे? पूरे माने जाएंगे। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका उदाहरण है। अच्छा, ये देख लेते हैं NaCl के बारे में। तो ये आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। अब देखिए जो NaCl है ये अलग अलग तत्व है ना, एक Na है एक Cl है, सिंगल नहीं है, अलग अलग है। Na का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 281। ठीक है, कितने परमाणु होते हैं? 2, 8, 10, 11, ये तो होते हैं ना। और आपके जो क्लोरीन है इसमें होते हैं भाई 2, 8, 8 तो 10, 7, 17, 2, 8 और 7, मतलब इसमें कितने होते हैं? 17 होते हैं। क्लोरीन में जो परमाणुओं की संख्या होती है 17 होती है। वही नाइट्रोजन में मतलब सोडियम में बात करेंगे तो कितनी होती है भाई? 11 होती है। ठीक है, अभी ये अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। ये अलग अलग करके देख रहे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है अगर साथ में है, और अलग अलग कर रहे हैं तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। ठीक है, तो सोडियम में परमाणुओं की संख्या 11 होती है, जिसको 2, 8 और 1 मतलब तीन अलग अलग कक्षाओं में रखा गया है। और ये देखेंगे क्लोरीन तो 2, 8 और 7। ठीक है, जरा कलर चेंज कर लें फिर देखते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे तो बाहरी कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसमें क्लोरीन में देख रहे होंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता होगा कि बाहरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी अष्टक पूरा माना जाएगा। ओके, सो यहां पे अगर ये एक किसी को दे दे, मतलब ये सोडियम जो है एक दान कर दे, किसी को दे दे, तो क्या हो जाएगा? इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे, है ना। तो फिर इसके पास कितने बचेंगे? 2 बचेगा एंड 8, ये तो बचेगा। तो उसके दूसरे अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, जो कि इसके क्या अष्टक पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को देगा उस केस में, और यहां पे देखेंगे तो 7 है आखिरी में, तीसरे कक्षा में, मतलब इसके जो आखिरी कक्षा है, बाहरी कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। चाहिए कितने? 8। मतलब इसको अगर एक प्राप्त हो जाए, एक किसी से ले ले, तो इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। ओके, सो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अदला बदली कर लेते, अदला बदली नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, भाई ये मांग लेता है मुझे, भाई आप दे दीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा है। ओके, इसके पास एक्स्ट्रा था, किसी ना किसी को देता, अब इसको जरूरत था, ये पास में था, इसको दे दिया। अब जब इसको दे दिया तो इसके क्या हो गए? अष्टक पूरे हो गए। और ये जब देता है इलेक्ट्रॉन तो Na पॉजिटिव, ये ऊपर प्लस लिखा है ना, 1 प्लस लिखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये दान कर रहा है। और ये क्या बन जाएगा भाई? Cl नेगेटिव माइनस। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्लस वाले को धनायन बोलते हैं, और ये जो माइनस है ना इसे क्या बोलते हैं? ऋणायन। इसको धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं।
धनायन का अर्थ यह होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया गया। ऋणायन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया। ओके, सो अब देख रहे हैं यहां पे कि सोडियम और क्लोरीन दोनों के क्या अष्टक पूरे होंगे इस प्रकार, ठीक है। सो ये दोनों मिलके क्या NaCl बना रहे हैं, क्या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और आपका एक एग्जांपल था क्या भाई, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। देखते हैं MgCl2। अब देखिए Mg को अलग कर दीजिए जरा और Cl2 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा Cl और दूसरा आपका यहाँ पे लिख देते हैं Cl आ गया। ओके, 2 Cl है ना, Cl2। सो अगर यहाँ पे देखेंगे Cl कितना होता है, वही 17 होता है ना। 17 बोले तो 2 होगा, 8 होगा और 7। और यहाँ पे क्या, वही 17, 2, 8 और 7। परमाणु संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि क्लोरीन में कितने होते हैं, 17। और वही मैग्नीशियम में बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 2, 8, 2। ओके, 12 होते हैं, है ना, 12 होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 2 लिखते हैं। ओके, अब आप लोग यहां पे कुछ देख पा रहे होंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। ओके, और क्लोरीन में कितने हैं, वही 7 हैं। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे, किसी को दे दे, तो इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। और यहीं पे क्लोरीन को चाहिए 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, अष्टक पूरे हो जाएंगे। सो यहां पे क्या करता है, ये इसको क्या इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, क्योंकि साथ में है भाई, पास में, इसको जरूरत है। और जरूरत जो है, जरूरतमंद को जरूरत जो है मदद जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे भाई अगर देगा ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा। मतलब 2 धनायन इस पे आ जाएंगे, आवेश इसके चार्ज, ठीक है, किसके, मैग्नीशियम के। और वही क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन रिसीव कर रहा है ना, तो ये एक हो जाएगा Cl नेगेटिव यहाँ पे, फिर Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। समझ में आया। बाहरी कक्षा में ऐसा देखते हैं कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ज्यादा हैं तो भाई किसी को दे सकते हैं पास वाले को, अगर कम है तो किसी से ग्रहण कर लेते हैं। देखिए इसके पास कम था, पास वाले के पास ज्यादा था, तो ये क्या किया, ले लिया, इससे मांग लिया और ये इसको दे दिया, ठीक है। और इस प्रकार के यौगिक को आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं, इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक भी कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। आयनिक यौगिक एवं उनके गुणधर्म के बारे में अभी पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक होता है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। मतलब स्थानांतरण मतलब क्या, कि किसी को दे रहा है, किसी से ले रहा है, ठीक है। से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल NaCl, MgCl2। तो ये जो है ना भाई आयनिक यौगिक के उदाहरण हैं, ठीक है। देख लीजिए स्थानांतरण कर रहा है ना, ये एक इसको दे रहा था और ये क्या, इससे एक ले रहा था, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इसको 2 की जरूरत थी, एक और इसके पास 2 अधिक थे तो अपना स्थानांतरण कर दिया। ओके, तो ये किस प्रकार के उदाहरण है, आयनिक यौगिक के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं उसके गुणधर्म, किसके, आयनिक यौगिक के। तो भाई आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म क्या है। सबसे पहला क्या है, भौतिक प्रकृति के रूप में देखते हैं तो धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ठीक है। अब तो दोनों मिल जा रहे हैं तो ठोस या कठोर तो हो ही जाएंगे। ऐसे यौगिक भंगुर होते हैं जो दबाव डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं।
भंगुर क्या बोल रहा है, भंगुर बोल रहा है ना, मतलब भुरभुरे टाइप के होते हैं, भुरभुरे टाइप के होते हैं कि अगर उसपे कोई भी थोड़ा सा सॉल्ट लगाया जाए, दाब उस पर लगाया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे टुकड़ों में, ठीक है। लेकिन कुछ जो धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मजबूत होते हैं इसकी अपेक्षा। ओके, तो इसकी जो भौतिक प्रकृति होती है, कठोर होती है थोड़ा बहुत, और क्या होती है, ठोस होती है, और कुछ यौगिक होते हैं जो भंगुर टाइप के होते हैं, ओके, भुरभुरे टाइप के होते हैं, जिसपे अगर दबाव लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। तो धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। धनायन मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ऋणायन मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। ओके, इसलिए इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और ये जो ब्रैकेट में इसको नोट कर लीजिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसे टाइप का होता है, उच्च टाइप का होता है, ठीक है। इसका घुलनशीलता देख लेते हैं किस टाइप का है। ऐसे यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जो इस टाइप के यौगिक होते हैं आयनिक यौगिक, ये किस टाइप के होते हैं, ये आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक के बारे में, ये इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है। तो आयनिक यौगिक जो होता है जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। जबकि केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, ये क्या है, अपवाद टाइप के हैं, ये द्रव में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। ये द्रव में क्या, लिक्विड में घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। कौन, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, इस टाइप के जो तेल होते हैं वो नहीं घुलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत चालकता। ये कैसा होता है विद्युत चालकता, तो भाई किसी पदार्थ में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। हाँ बिल्कुल, यदि आवेशित कणों की गतिशीलता है तो सुचालक, नहीं तो कुचालक है। विद्युत प्रवाह कर रहा है किसी चीज में तो वो सुचालक है, विद्युत प्रवाह नहीं कर रहा है तो क्या होगा भाई, कुचालक होगा, ठीक है। आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन मजबूती से जुड़े होते हैं, जबकि इन यौगिकों को जल में घोल दिया जाता है तथा धनायन और ऋणायन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। इसका जो है विद्युत चालकता किस प्रकार का है, सुचालक होता है, ठीक है। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और आयनिक यौगिक होता क्या है, एक बार फिर हम लोग देखते हैं। धातु से आधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए Na अलग था, Cl अलग था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो ये इसको दे दिया और ये इससे प्राप्त कर लिया, ये दोनों मिल गए तो निर्माण कर दिए NaCl का। और ये क्या है, यही आयनिक यौगिक है। ओके, समझ में तो आ ही गया होगा। तो आयनिक यौगिक के बारे में, ये इसका गुणधर्म के बारे में था, इसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, कठोर भी होती है, ठोस भी होती है, और कुछ भंगुर टाइप के भी होते हैं, भुरभुरे टाइप भी होते हैं कि उस पर दाब लगाया जाता है तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो बिल्कुल उच्च होते हैं, ठीक है। घुलनशीलता में बात करेंगे तो क्या है, ये घुलनशील होता है, किसमें, जल में घुलनशील होता है, बट कुछ अपवाद है, जैसे केरोसिन हो गया और पेट्रोल हो गया, मतलब ये तेल टाइप जो होते हैं क्या द्रव में घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट था विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता इसकी कैसी होती है, सुचालक रूप में होती है, ठीक है। इसमें क्या, विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है। सो आपका ये नेक्स्ट, ये जो है इस लेक्चर में हम लोग धातुओं की श्रेणी के बारे में देखे हैं, सक्रियता श्रेणी, सॉरी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और साथ ही साथ इससे जो हमारा उत्पन्न होता है क्या, आयनिक यौगिक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आयनिक यौगिक, आपके जो 10th का बोर्ड का एग्जाम होता है ना, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 1 नंबर या 4 नंबर में सीधे सीधे पूछा जाता है। 4 नंबर पूछा जाएगा तो इसका क्या, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके गुणधर्म के बारे में उल्लेख करिए, बताइए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो है अभी एक वीडियो और आएगा आपका, एक दो टॉपिक और है, उसके बाद आपके क्वेश्चन और उसके आंसर करा जाएंगे, ठीक है। और भाई अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।